तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के मैदानी इलाकों में एक नई राजनीतिक शक्ति के उदय के एक बड़े खतरे को अनुभव किया। चंगेज खान ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश यानी घास के मैदानों में मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसका मानना था कि उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। हालांकि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और अपने साम्राज्य को विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में फैलाने में बीता। उसका साम्राज्य चीन, तुरान यानी ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और रूस के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ था। आगे चलकर उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे जाकर चंगेज खां के सपने को सार्थक किया और दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। मंगोलों की सामाजिक और राजनैतिक पृष्ठभूमि। दरअसल मंगोल अलग अलग जनसमुदायों में से एक समूह था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषागत समानता होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों और कुछ हद तक अन्य पशुओं जैसे बकरी और ऊंटों को भी पालते थे। वो जिन घास के मैदानों में खाना बदोशों वाला जीवन बिता रहे थे, आज वो आधुनिक मंगोलिया का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था और यहाँ का क्षितिज यानी होराइजन अत्यंत विस्तृत और घास के मैदानों से घिरा हुआ था, जिसके पश्चिमी भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थीं। दक्षिणी भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में ओनोन और सेलेंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी से सिंचित हो रहा था। पशु चराने के लिए यहाँ पर अनेक हरी भरे घास के मैदान और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार बदलते मौसमों के हिसाब से मिल जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते थे। वे पशुपालक लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीवन यापन करते थे। इस पूरे इलाके में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने कृषि कार्य को नहीं अपनाया। ना ही पशुपालकों और ना ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घने आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में समर्थ थी। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबू और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थान से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चले जाते थे। स्टेपी क्षेत्र यानी घास के मैदानी इलाकों में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के खानाबदोशों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। खानाबदोश कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर और स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें हिसाब किताब करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैनिक कार्यवाही भी कर बैठते थे। यानी दोनों पक्षों के बीच कई बार युद्ध भी हो जाते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारिक संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। मंगोल खानाबदोशों ने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया और नगरों को लूटा। दूसरी ओर खानाबदोश लूटपाट करने के बाद संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन खानाबदोशों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहां तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने
किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, जिसे आज चीन की महान दीवार के रूप में जाना जाता है। उत्तरी चीन के कृषक समाजों पर खानाबदोशों द्वारा लगातार हमलों और उनसे पनपते अस्थिरता और भय का यह एक जीता जागता सबूत है। चंगेज खां का जीवन। चंगेज खां का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उसका जन्म आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुजई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोरजिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलुन ईके ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाइयों से किया। 1170 के दशक में परिस्थितियां विपरीत थीं। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयां लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वो अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। बोघुर्जू नाम का नवयुवक उसका पहला मित्र था और हमेशा एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई जमू का भी उसका एक विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने केराइट लोगों के शासक वे अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। हालांकि जमू का उसका पुराना मित्र था, लेकिन बाद में वो उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमूका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में किया। जमूका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफी आत्मविश्वास आ गया और अब वो अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार के राइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा था, शामिल थे। 1206 में शक्तिशाली जमूका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्तेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरीलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खां या सार्वभौमिक शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक चंगेज खां घोषित किया गया। 1206 में कुरीलताई से मान्यता मिलने के पहले चंगेज खां ने मंगोलों को एक सशक्त और अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित किया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में बटा हुआ था। ये 3 राज्य थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सी सिया लोग, जरचीन लोगों के चिन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, शुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। 1213 में चीन की महान दीवार का भी अतिक्रमण हो गया। आगे 1215 में पेकिंग नगर को लूटा गया। भविष्य में चंगेज खां के बाद भी चिन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयां चली, पर उस समय चंगेज खां अपने अभियानों की प्रगति से संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर वो 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि की ओर लौट गया। 1218 में कराखिता की पराजय के बाद, जो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शांग की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारजम का शासक सुल्तान मोहम्मद चंगेज खां के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध किया। 1219 और 1221 तक के अभियानों में बड़े नगरों ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खां ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए।
मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आईं और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असहनीय गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके सलाहकारों द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य कर दिया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खां की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थीं। ये बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का शिकार करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने भयानक ठंड में भी युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। खाना बदोश लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र यानी सीज इंजन और नेफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके कुशल इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के खिलाफ अभियानों में इस्तेमाल करने के लिए लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। दोस्तों, इस एपिसोड का अगला भाग देखना ना भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे कि चंगेज खां के बाद मंगोलों का क्या हुआ और उनका साम्राज्य किस तरह से आगे बढ़ा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।